नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 4। इसके बाकी के 3 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं चेहरे पे चेहरा नॉवल का पार्ट 4। रात के 9 बजे अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट का इंचार्ज डॉक्टर दस्तूर अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था कि एकाएक उसके टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और बोला, हेलो। एक क्षण खामोशी रही, फिर कोई खरखराती सी आवाज़ में बोला, डॉक्टर दस्तूर स्पीकिंग। डॉक्टर दस्तूर बोला, आप अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज हैं? हाँ, लेकिन तुम ज़रा अपनी बेटी से बात कीजिए। एक क्षण खामोशी रही, फिर डॉक्टर दस्तूर को अपनी 15 वर्षीय बेटी इला का आतंकित स्वर सुनाई दिया। पापा। क्या बात है बेटी? डॉक्टर दस्तूर तनिक आतंकित स्वर में बोला, इतनी घबराई क्यों हो? पापा, ये लोग कौन लोग जो हमारे फ्लैट में जबरन घुस आए हैं? क्या ये लोग मुझे और मम्मी को पकड़े हुए हैं? और वो जोर जोर से रोने लगी। बात क्या है इला? अब डॉक्टर दस्तूर भी आतंकित हो उठा। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? क्यों पकड़े हुए हैं तुम्हें? तुम अपनी माँ को टेलीफोन दो। कुछ क्षण खामोशी छाई रही, फिर अपनी बीवी की जगह उसे फिर पहले वाली खरखराती आवाज़ सुनाई दी। डॉक्टर दस्तूर। अरे कौन हो तुम लोग? डॉक्टर दस्तूर गरजा। और क्यों तुम? चिल्लाइए नहीं, और जो मैं कहूँ उसे गौर से सुनिए। मैं कोई बात दोहराऊंगा नहीं। आपकी बीवी और बेटी दोनों इस वक्त हमारे कब्जे में हैं। हमें आपकी एक खास मदद की ज़रूरत है। आप उस मदद से इनकार करेंगे तो आपकी बीवी का सिर काट कर पार्सल से आपको अस्पताल में भिजवा दिया जाएगा। और आपकी बेटी से अब मैं क्या कहूँ, ऐसी खूबसूरत गुड़िया की तबाही का खाका खींचकर मैं एक बाप के दिल पर जुल्म नहीं ढाना चाहता, लेकिन खबरदार, खबरदार कमीने। हम तो खबरदार हैं, ज़रूरत आपके खबरदार होने की है। आप खबरदार रहेंगे, हमारा छोटा सा काम कर देंगे तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अभी तक हमने माँ बेटी का एक नाखून तक नहीं छुआ है। चाहे तो अपनी बीवी से तस्दीक कर लें। मैं रिसीवर आपकी बीवी को दे रहा हूँ। कुछ क्षण बाद डॉक्टर दस्तूर को अपनी पत्नी की आवाज़ सुनाई दी। आतंकित वह भी थी, लेकिन अपनी बेटी की तरह वो विक्षिप्तों की तरह आंत्रनाद नहीं कर रही थी। ये लोग, बीवी ने बताया, हमारे ज़रिए आप पर दबाव डालकर अपना कोई काम निकलवाना चाहते हैं। ये 5 जने हैं और जो कह रहे हैं ज़रूर कर दिखाएंगे। मैं पुलिस को फ़ोन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनसे कुछ आदमी बाहर भी हैं। पुलिस ने इस इलाके का रुख भी किया तो इन्हें पता लग जाएगा, तब ये हमें। वो आगे कुछ न कह पाई। तो मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप किसी भी तरह इला को बचाइए। मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, लेकिन ये क्या चाहते हैं? पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन हम बताते हैं। फिर पहली वाली मर्दाना आवाज़ डॉक्टर दस्तूर को सुनाई दी। हम क्या चाहते हैं? आप सुन रहे हैं? हाँ डॉक्टर साहब, अभी 1 घंटे में आपके अस्पताल में एक एक्सीडेंट केस पहुंचेगा। आपने इस केस को खुद अटेंड करना है और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराए जाने के लायक करार देना है। तुम्हें कैसे मालूम है कि वो केस इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराए जाने जितना सीरियस होगा? वो केस दरअसल न एक्सीडेंट होगा न सीरियस होगा। मेकअप वगैरह से वो सिर्फ देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे मौत की कगार पर खड़ा हो। ये बात किसी नर्स को पता लग सकती है, किसी आर्डरली को पता लग सकती है, किसी जूनियर डॉक्टर को पता लग सकती है। आपको इस बात का भी इंतज़ाम करना है कि आपके अलावा ये बात किसी को पता न लगने पाए। ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, ये सोचना आपका काम है। हम सिर्फ ये नतीजा चाहते हैं कि 1 घंटे बाद जो एक्सीडेंटल केस आपके अस्पताल में पहुँचे उसे केवल आप अटेंड करेंगे और उसे इंटेंसिव केयर यूनिट में भिजवाएंगे। यहाँ तो एक्सीडेंटल केस आते ही रहते हैं। मुझे कैसे पता लगेगा कि हमारे केस के साथ एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत नौजवान लड़की होगी? आपको भी हमारे केस की ताक में रहना होगा ताकि कि दूसरा आदमी उसे अटेंड ना कर पाए। तुम यूं ही किसी मरीज़ को, जो कि असल में मरीज़ नहीं होगा, क्यों इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती कराना चाहते हो? वजह आप नहीं समझेंगे। मेरे ख्याल से वजह मैं समझ भी चुका हूँ। मतलब तुम उस चीनी लड़की की फिराक में हो जो इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है और जिसकी हिफाजत के लिए पुलिस ने कड़ा पहरा बिठाया हुआ है। बहुत समझदार हैं आप। अब इतनी समझदारी से ये सोचिए कि अगर आपने हमारा काम ना किया
या उसमें कोई गड़बड़ फैलाने की कोशिश की तो आपकी बीवी और बेटी का क्या अंजाम होगा। एक कुमारी कन्या पर दर्जन लोगों द्वारा बलात्कार। चुप करो। मैं तो चुप हूँ, आप बोलिए, आप क्या चाहते हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो तुम लोग मेरी बीवी और बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हम आपको इस बात का अपना कोई हल्फिया बयान तो पेश कर नहीं सकते, लेकिन यकीन जानिए हमारा आपसे या आपकी बीवी या बेटी से कोई वास्ता नहीं। जो कुछ हो रहा है सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज आप हैं। इंचार्ज आपकी जगह कोई दूसरा डॉक्टर होता तो यही कुछ उसके साथ भी बीतती। नुकसान तो हम आपको क्या पहुंचाएंगे, बल्कि आप अगर अपनी इस मेहरबानी की कोई फ़ीस चाहते हैं तो हम वो भी देने को तैयार हैं। नहीं, मुझे कोई फ़ीस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी फैमिली की सलामती चाहिए। आपका सहयोग हमें मिला तो आपकी बीवी और बेटी का बाल भी बांका नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारे एक्सीडेंटल केस का। शुक्रिया। संबंध विच्छेद हो गया। टेलीफोन की घंटी बजी। सतीश आनंद ने अपने साथ संपूर्ण नग्नावस्था में लेटी लड़की के उन्नत वृक्ष के ऊपर से अपनी बाँह फ़ोन की तरफ बढ़ाई और रिसीवर उठा लिया। उसने रिसीवर को कुछ देर तक कान से लगा कर रखा और फिर ठीक है कहकर रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। कौन था? लड़की उत्सुक भाव से बोली। एक दोस्त। वो घड़ी पर एक उड़ती निगाह डालता हुआ बोला, मुझे डर था कि तुम्हारे साथ मैं कहीं ऐसा सोता न रह जाऊं कि कयामत के दिन तक ना उठूं, इसलिए मैंने एक दोस्त को कह दिया था कि वो 10 बजे मुझे फ़ोन कर दे। तुमने 10 बजे जाना जो था? हाँ, लड़की बोली। अब मुझे घर छोड़ कर आओ, नहीं तो मेरी माँ फिक्र करेगी। माएँ तो फिक्र करती ही हैं, उनका काम है फिक्र करना। वो फिक्र ना करे तो उन्हें नींद आ जाती है और बुढ़ापे में ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, मालूम। मजाक मत करो, मैं 10 बजे से ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे घर छोड़ कर आओ, तुमने वादा किया था। मेरी बुलबुल, वादा ना किया होता तो क्या मैं तुम्हारे घर छोड़कर आने पर इनकार कर देता? अब उठकर कपड़े पहनो, वरना इसी लिबास में घर को रवाना होना पड़ जाएगा। तब तक चित लेटी हुई लड़की उठकर बैठ गई। फिर उसने एक जोर की अंगड़ाई ली। सतीश आनंद की तबीयत खुश हो गई। लड़की अभी कमसिन थी और अपेक्षाकृत जल्दी उसके झांसे में आ गई थी। अभी उसे टेलीफोन पर चैम्बूर पहुंचने का निर्देश ना हुआ होता तो लड़की की घर जाने की जिद वो चुटकियों में तोड़ देता। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आप पर जब्त किया। लड़की ने परली तरफ पलंग से नीचे अपने पांव लटका दिए और वहीं सामने कुर्सी पर पड़े अपने कपड़ों को बारी बारी उठाकर बड़े सलीके से अपने जिस्म पर पहनने लगी। लड़की एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिशमंद थी और उसे स्टूडियो में मिली थी। आनंद के खूबसूरत थोबड़े और बढ़िया रखरखाव का उसने भी वहीं रोप खाया था जो उससे पहले उस जैसी दर्जनों बुलबुलें खा चुकी थी। आनंद उसे विश्वास दिलाने में कामयाब हो गया था कि वो 6 फिल्मों में हीरो आ रहा था और उसे भी अपनी किसी फिल्म में ब्रेक दिला सकता था। बाद में जब लड़की को ये मालूम होता कि वो केवल एक जूनियर आर्टिस्ट था तो वो बहुत भड़कती, लेकिन तब तक आनंद उसके साथ दर्जनों बार हम बिस्तर हो चुका होता और किसी नई बुलबुल को दाना डाल भी चुका होता। सतीश आनंद अमृतसर के एक बहुत बड़ी कुलीन और संपन्न परिवार का लड़का था। उसके बाप की वहाँ 2 कपड़ा मिले थी, लेकिन उसकी अपने और भाइयों की तरह बाप के बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो फिल्म स्टार बनना चाहता था, लेकिन उसका बाप इसके खिलाफ था। बड़ी कठिनाई से अपनी माँ को पटाकर 4 साल पहले वो जेब में मोटी रकम लेकर मुंबई आया था। उस रकम के बारे में अपने माँ से वो कहकर आया था कि अगर उससे 10 गुना रकम लेकर वापस लौटने का सामान वो ना कर सका तो लौटेगा ही नहीं। नतीजतन वो आज तक मुंबई में था। मुंबई में गुजरे पहले 6 महीनों में ही उसके तमाम सपने छिन्न भिन्न हो गए थे। हीरो तो क्या, एक्टर बनना भी उसे सपना लगने लगा था। शुरू में लोगों ने देखा था कि लड़के के पल्ले पैसे थे तो उन्होंने उसे राय दी थी अगर वो किसी फिल्म को थोड़ा फाइनेंस कर सके तो उसका हीरो बनना मामूली काम था। इस झांसे में फंसकर उसने 4 लाख रुपए गंवाए। फिल्म की 2-2.5 रील बनी और फिर जब हीरो फाइनेंसर का पैसा खल्लास हो गया तो बंद हो गई। उस दुर्घटना से आनंद ने ये सबक लिया कि अगर वो अपनी सूरत, मेहनत और काबिलियत के दम पर हीरो नहीं बन सकता था तो पैसे के दम पर भी नहीं बन सकता था। फिर उसका संघर्ष का दौर शुरू हुआ। नतीजतन वो छोटे मोटे रोल करने वाला जूनियर कलाकार बन गया। तभी वो मुबारक अली के संपर्क में आया, जिसके सदके वो न केवल जूनियर आर्टिस्ट बना बल्कि स्मगलिंग के माल का कुरियर बन गया। वो फिल्म के यूनिट के साथ लोकेशन शूटिंग पर दर्जनों जगह जाता था, जहाँ की वो कभी घड़ियाँ तो कभी अफीम तो कभी सोना पहुँचा कर आता था। अपने दोनों धंधों की सामूहिक कमाई से वो कदरन ठाठ से मुंबई में रह रहा था। फोर्ट के इलाके में वो एक 1.5 कमरे का फ्लैट हासिल करने में कामयाब हो गया था, जहाँ की दुर्लभ पदार्थ टेलीफोन भी था। आनंद पक्का वुमेनाइजर था।
सुंदर स्त्री के संसर्ग के बिना तो वो अपने जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकता था। यही एक काम था जिसमें कभी उसने नाकामयाबी का मुंह नहीं देखा था। सुंदरिया वो इतनी पटा चुका था कि अब उसे अपने साथ हम बिस्तर होने वाली लड़की का नाम याद रखने में दिक्कत होती थी। इसलिए उसने सहूलियत का ये रास्ता अख्तियार किया था कि वो नाम याद रखने की कोशिश ही नहीं करता था। वो हर लड़की को एक ही नाम से, बुलबुल के नाम से पुकारता था। वॉल्ट की डकैती की जिस योजना में वो शरीक होने जा रहा था, उससे उसे उम्मीद थी कि उसका 4 साल का वनवास खत्म हो जाएगा। अपने वादे के मुताबिक वो अपनी माँ के चरणों में अर्पित करने के लिए 50 लाख रुपया लेकर अमृतसर लौट सकेगा। लड़की कपड़े पहन चुकी तो उठकर शीशे के पास पहुंची और अपने बालों में कंघी फिराने लगी। जरा जल्दी करो बुलबुले हिंद, वो बोला। तुमने अभी एक आध काम और भी करना है और तुम्हें घर जाने की जल्दी भी है। काम? लड़की सक पकाई। कैसा काम? मामूली काम। जाते जाते मेरी 1-2 कमीजों में बटन तो टांग जाओ। लड़की ने आंखें तरेरी। देख लो, इतना मामूली काम ना करने में तुम्हारा ही नुकसान है। मेरा क्या नुकसान है? मैं खुद बटन टांगूंगा तो ना तजुर्बेगारी की वजह से मेरी उंगलियों में सुइयां चुभ जाएंगी। सुइयां चुभ जाएगी तो उंगलियां खुरदरी हो जाएंगी। फिर जब खुरदरी उंगलियां तुम्हारे मखमल जैसे बदन पर फिरेंगी तो क्या तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? आनंद के कहने का ढंग ऐसा था कि लड़की की बेसाख्ता हंसी निकल गई। प्लीज, आनंद अपने स्वर में मिश्री घोलता हुआ बोला। अच्छा अच्छा, अब बाल तो बांध लूं। दैट्स अ गुड बुलबुल। यह भी आनंद की एक खूबी थी। कोई उस जैसा टॉप का हरामी ही ऐसा कर सकता था कि लड़की से रति सुख प्राप्त करने के बाद वो उसे घर का छोटा मोटा काम भी करवा ले। बटन टांगना तो मामूली खास जनाना काम था। वो तो अपनी मनुहार से, अपनी बुलबुलों से कपड़े धुलवा लेता था, सफाई करवा लेता था, खाना पकवा लेता था। उसका कमाल ये था कि लड़की को ख्याल तक नहीं आता था कि वो इस्तेमाल की जा रही थी। जो अपने घर पर तिनका तोड़कर नहीं देती थी, वही अपने 4 दिन के चाहने वाले के लिए जाने क्या क्या करने को तैयार हो जाती थी। लड़की बाल संवार कर हटी तो आनंद ने उसे बता दिया कि टूटे बटनों वाली कमीजें कहाँ थी और सुई धागा कहाँ था। फिर वो खुद भी उठकर कपड़े पहनने लगा। मुझे एक शक हो रहा है, एकाएक लड़की बोली। क्या? आनंद जूते पहनता हुआ बोला। क्या शक हो रहा है बुलबुले जान? मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इसी काम के लिए यहाँ लेकर आए थे। बटन टंगवाने के लिए? आनंद दहशतनाक स्वर में बोला। हाँ। तौबा, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर। यह हकीकत है स्वीट हार्ट। ऐसा करने से तो अच्छा था कि इसी सुई से तुम मेरे दिल में इतने पंचर कर देती कि रूह के पास जिस्म से किनारा कर जाने के लिए सैकड़ों झरोकों की चॉइस होती। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। आनंद ने सक पकाकर फोन की तरफ देखा और फिर आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से जनाना आवाज आई तो वो हड़बड़ा गया। तब उसे याद आया कि उसने हाना नाम की एक गोवानी बुलबुल को भी वहां बुलाया हुआ था। अरे नहीं नहीं, वो एक गुप्त निगाह बटन टांगती लड़की की तरफ डालता हुआ बोला। अभी ना आना, अभी यहाँ डॉक्टर साहब आए हुए हैं जिन्हें मैंने फौरन कहीं लेकर जाना है। तुम जल्दी छुट्टी मत करो। मुझे मालूम है कि जल्दी छुट्टी का प्रोग्राम तुमने मेरी खातिर बनाया था, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि डॉक्टर साहब को लेकर मेरा फौरन कहीं जाना निहायत ज़रूरी हो गया है। पड़ोस का मामला है ना, मना भी नहीं कर सकता। आई नो। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरी ड्यूटी भुगता कर यहाँ आ जाना। मैं बड़ी हद से 2 घंटे में वापस यहीं आ जाऊँगा। कल इतवार है, वक्त ही वक्त होगा हमारे पास। फिर खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। सी यू डियर। उसने फ़ोन रख दिया। किसी बुलबुल का फ़ोन था? लड़की चलकर बोली। तौबा, अपनी गोल्डन जुबली मुस्कुराहट चेहरे पर चमकाता हुआ आनंद बोला। अरे कौवे का फ़ोन था, कौवे का, मेरे कज़न का। उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट किया था। तुम्हारे शबाब में ऐसा डूबा कि सब कुछ भूल गया। अभी आना चाहता था, लेकिन मैंने तो तुम्हें घर छोड़ने जाना है, आखिर वादा किया है, इसलिए मैंने कह दिया कि 2 घंटे बाद आए। तुम्हें घर जाने की जल्दी ना होती तो मैं कहता कि आए ही नहीं, लेकिन मजबूरी है, तुमने घर जाना है। बटन टंग गए? लड़की की गर्दन अपने आप ही सहमति में हिल गई। अब चलो, वो बोला। एकाएक उसके स्वर में ऐसी रूखाई पैदा हो गई जिसे अगर लड़की ने नोट किया होता तो ज़रूर उसका खून करने को आमादा हो जाती। लड़की ने सहमति में सिर हिलाया। वो दादर रेलवे स्टेशन के पास कहीं रहती थी। उसका घर अगर चैम्बूर के रास्ते में ना होता तो आनंद ने बड़े इत्मीनान से उसे कोई 33 वजह कहकर सुनाई होती कि क्यों उसका इतनी रात गए एक जवान जहान लड़की को उसके घर छोड़ने जाना ठीक नहीं था। वापस कोलाबा में गोविंद दत्तानी के घर पहुंचते पहुंचते रूपचंद जगनानी को 9:30 बज गए। उसकी खूबसूरत बीवी ने उसे बताया कि दत्तानी ड्राइंग रूम में बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। बाकी सारे कलेक्टर पैसा जमा करवा कर कब के जा चुके थे।
वो ड्राइंग रूम में पहुंचा। दत्ता ने टीवी के सामने बैठा सिगरेट पी रहा था और विस्की की चुस्कियां ले रहा था। वो एक निहायत ठिकने कद का, मोटा, काला, चेचक के दागों से भरे चेहरे वाला आदमी था। उसने घूर कर स्वयं को अभिवादन करते जगनानी को देखा और फिर उसके अभिवादन का जवाब देने का कोई उपक्रम किए बिना सख्ती से बोला, क्या बात है, रास्ता भूल गए थे? मैं सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बैठा हूँ। सॉरी, जगनानी बड़ी कठिनाई से कह पाया। मैं तो समझा था कि तुम माल लेकर फूट गए। नहीं, अब तो दिखाई दे रहा है मुझे। जाहिर है कि बुढ़ौती में तुम्हारी अक्ल खराब नहीं हुई। जगनानी ने अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। तुम्हारे हवास क्यों उड़े हुए हैं? दत्ता ने उसे घूरता हुआ बोला। कोई खास बात हो गई है? एक आदमी रोकड़ा जमा कराने नहीं आया। कौन? श्रीधर। तुम्हारे ख्याल से वो माल लेकर खिसक गया है या शायद कोई एक्सीडेंट हो गया हो? दत्ता ने इंकार में सिर हिलाया। या कोई पुलिस का लफड़ा? नहीं, उसका एक्सीडेंट हुआ होता या कोई पुलिस का लफड़ा उसके साथ हुआ होता तो अब तक खबर मेरे पास पहुंच गई होती। वो भाग ही गया होगा। मेरा उस छोकरे पर शुरू से ही एतबार नहीं बन रहा था, लेकिन मेरे से आला ओहदेदार की सिफारिश पर उसे मैंने रखा था, इसलिए मैं खामोश था। दत्ता ने एक क्षण ठिठका और फिर बोला, बहरहाल उसके लिए तुम्हें हल्कान होने की जरूरत नहीं। वो भागकर कहीं नहीं जा पाएगा। तुम रोकड़ा निकालो। साईं, जगनानी ने फिर अपने सूखे होठों पर जुबान फेरी। वो क्या है? दत्ता ने कठोर स्वर में बोला। वो क्या है? रोकड़ा तो सलामत है ना? नहीं। दत्ता ने उछलकर खड़ा हो गया। उसने अपना सिगरेट फेंक दिया और विस्की का ग्लास मेज पर रख दिया। उसके उस एक्शन ने जगनानी के रहे से होश भी उड़ा दिए। क्या हुआ रोकड़े को? बताता हूँ, जल्दी बताओ। दत्ता का स्वर हिंसक हो उठा। मेरे पास सारी रात नहीं है तुम्हारी कहानी सुनने को। जगनानी ने अपनी मूर्खता की दास्तान सुनाई। मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी। अंत में वो बड़े दयनीय स्वर में बोला, मैं किसी अदृश्य शक्ति के काबू में आ गया था। मुझे तो बाद में पता लगा था कि मैं क्या कर बैठा था। मैं तो साईं, मेरी बात का यकीन करो। जो कुछ हुआ वो कोई अदृश्य शक्ति मेरे से करवा रही थी, वरना इस उम्र में अब मैं ऐसी मुक्ता करके दिखाता। मैं तो। दत्ता ने खामोश रहा और अपलक उसे घूरता रहा। मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूँ। जगनानी आगे बढ़ा। मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। अगर मैं अपना कमीशन ही कटवाता रहूँ तो अपनी कमीशन को तो तुम अब भूल ही जाओ। कंपनी की अमानत में खयानत करके कोई कंपनी से कमीशन नहीं कमाता रह सकता। यानी कि हाँ, अपनी इस करतूत के बाद तुम कंपनी के कलेक्टर नहीं बने रह सकते। लेकिन जो रकम बाकी बची है वो कहाँ है? जगनानी ने जेब से बाकी बची रकम का लिफाफा निकालकर दत्तानी को सौंपा और बोला, मैं पाई लौटा दूंगा। वो तो तुम लौटाओगे ही, अपनी खातिर लौटाओगे, ना कि कंपनी की खातिर। लेकिन अगर मैं कलेक्टर ना रहा तो? वो तुम नहीं रह सकते। अपनी इस करतूत के बाद तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो, यही क्या कम है? साईं, जगनानी गिड़गिड़ाया, मैं तुम्हारा बरसों पुराना दोस्त हूँ। मैं तुम्हारा सिंधी भाई हूँ। तुम्हें मेरा तो लिहाज। आउट! साईं, मेरा तो इकबाल सिंह भी दोस्त है। 40,000 की मामूली रकम तो मैं उससे भी मांगूँ तो वो मुझे उधार दे देगा। तुम मेरी इकबाल सिंह से बात करा दो। मैं अभी तुम्हारे सामने उससे 40,000 रुपये उधार मांग कर दिखाता हूँ। तुम बुढ़ाओ, दत्ता ने क्रूर स्वर में बोला। इकबाल सिंह पुरानी दोस्ती के सदके तेरे को 40,000 रुपये उधार दे सकता है, लेकिन ये जानने के बाद नहीं कि ये रकम तेरे को क्यों चाहिए। और तेरी इस करतूत के बाद कलेक्टर तुझे इकबाल सिंह भी नहीं बनाए रख सकता। जो आदमी एक बार चोरी कर सकता है वो 2 बार अभी चोरी कर सकता है। मैंने 12 साल में ये पहली गलत हरकत की है, तभी तो तू 12 साल चल गया। साईं, मेरे पर मेहरबानी करो, अपने सिंधी भाई पर मेहरबानी करो। क्या मेहरबानी करूं? वो आंखें निकाल कर बोला, तुम ये रोकड़े वाली बात ऊपर ना बताओ और मुझे कलेक्टर बना रहने दो। साईं, मेरे पर ये मेहरबानी कर दो। तुम्हारे लिए तो ये मामूली काम है। खुद कमीनगी करके अब मुझे उल्टी पट्टी पढ़ाता है हरामजादे। दत्ता ने सांप की तरह फुफकारा। तेरी जान बख्शी हो गई, इसी को अपना इनाम समझ और फौरन यहाँ से दफा हो जा, वरना कहीं मेरा इरादा न बदल जाए। बुरी तरह से अपमानित और त्रस्त जगनानी भारी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। उसके वहां से निकलते ही दत्तानी ने टेलीफोन उठा लिया। इतने खूबसूरत और रॉबिले नाम वाला जॉर्ज सेबेस्टियन एक अल्कोहलिक था। शराब का वो इतना रसिया था कि कई बार तो उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब शराब ही होता था। वो एक मामूली जेब कतरा था जो बेशुमार बार पुलिस द्वारा पीटा जा चुका था और 2 बार जेल की हवा भी खा चुका था। अपने हुनर का वो बड़ा उस्ताद था, लेकिन पकड़ा हमेशा अपनी उस लापरवाही की वजह से जाता था जो शराब पिए होने की वजह से उपस्थित थी। यूं ही जेल जाते, पुलिस के डंडे खाते, शराब में डुबकियां लगाते
उसने अपनी 30 साल जिंदगी का मुकम्मल खाना खराब कर लिया होता अगर तकदीर ने उसे मुबारक अली से ना मिला दिया होता। मुबारक अली फोर्ट के इलाके का दादा था और निहायत खतरनाक मवाली था। ऐसे आदमी का उसकी अपनी ही बिरादरी में दुश्मन निकल आना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन दिनों तो उसके एक प्रतिद्वंदी ने उसका खून कर देने की बाकायदा घोषणा की हुई थी, जिसकी वजह से वो जहां भी जाता था एक सशस्त्र बॉडीगार्ड को साथ लेकर जाता था। मुबारक अली का वो प्रतिद्वंदी उसका खून करने में कामयाब हो ही गया होता अगर जॉर्ज सेबेस्टियन ने ऐन वक्त पर उसे सिर पर मंडराते खतरे से आगाह न कर दिया होता। मुबारक अली अपने सशस्त्र बॉडीगार्ड के साथ जामा मस्जिद की सीढ़ियां उतर रहा था और वहीं सड़क पर किसी की जेब काटने की फिराक में जॉर्ज सेबेस्टियन मंडरा रहा था, जबकि उसने एक अजीब नज़ारा देखा था। सड़क पर एक अंधा आदमी छड़ी टेकता हुआ मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ आ रहा था। उस रास्ते में सड़क पर कीचड़ और बरसाती पानी से भरा एक चौड़ा खड्डा था। छड़ी टेक कर चलता वो अंधा उस खड्डे के दहाने पर पहुंचने से भी पहले जब उससे कतराकर गुजरने लगा तो जॉर्ज को यह बात बड़ी अजीब लगी। कैसा अंधा था वो जो खड्डे को छड़ी से टटोलने की नौबत आने से पहले ही जान गया था कि आगे खड्डा था। उस अंधे को मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ आते मुबारक अली के बॉडीगार्ड ने भी देखा था, लेकिन उसने ये बारीकी नहीं भांपी थी। उसने ये सोचकर लगभग फौरन ही उधर से नजर हटा ली थी कि आखिर एक अंधा उसके एम्प्लॉयर का क्या बिगाड़ सकता था। जॉर्ज की तवज्जो तो पहले ही अंधे की तरफ जा चुकी थी। उसने ये भी नोट किया था कि अंधे की काला चश्मा चढ़ी आंखें ऐन मुबारक अली की ओर टिकी हुई थी। तभी किसी अज्ञात भावना से प्रेरित होकर जॉर्ज एकाएक गला फाड़कर चिल्ला पड़ा था, भाईजान बचिए। अंधा तब तक छड़ी फेंक चुका था और उसके हाथ में पिस्तौल प्रकट हो चुकी थी। अगले ही क्षण स्पष्ट हो गया कि उसका निशाना मुबारक अली था। अंधे की अंधाधुंध चलाई गोलियों से मुबारक अली जॉर्ज की वार्निंग की वजह से ही बचा। वार्निंग सुनते ही उसने अपने आप को सीढ़ियों पर न गिरा दिया होता तो अपने बॉडीगार्ड की तरह वो भी वहीं धराशायी हुआ पड़ा होता। अपना निशाना फेल हो गया पाकर अंधा वहां से भागा तो जॉर्ज सेबेस्टियन यूं उसके रास्ते में आ गया कि दोनों एक दूसरे से उलझे उलझे सड़क पर लौट गए। तब तक मुबारक अली ने अपने आक्रमणकारी को आधा बोचा और अपने चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। जॉर्ज से वो गले लगकर मिला। 2 साल पहले की उस घटना के बाद से आज तक जॉर्ज सेबेस्टियन मुबारक अली की छत्रछाया में पल रहा था। मुबारक अली उसे रोजी रोटी कमाने के लिए न सिर्फ टैक्सी लेती थी बल्कि और भी कितनी सुख सुविधाएं उसके लिए पैदा करती थी। जॉर्ज भी उसका ऐसा मुरीद बना था कि वो मुबारक अली की सरपरस्ती के बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मुबारक अली भी अब उसका इतना आदी हो चुका था कि कितनी ही बातों में पूरी तरह से जॉर्ज पर निर्भर करने लगा था। उस घड़ी मुबारक अली उसकी टैक्सी में बैठा था और जॉर्ज उनके निर्देश पर टैक्सी स्टैंड के टेलीफोन से सतीश आनंद को फ़ोन कर रहा था। फ़ोन करके वो टैक्सी में लौटा। वो खुद चैम्बूर पहुंच जाएगा, उसने मुबारक अली को बताया। बढ़िया, मुबारक अली बोला। अब खड़ा पारसा चल, जामवंत राव को साथ लेने का है। जॉर्ज ने सहमति में सिर हिलाया और टैक्सी को सड़क पर दौड़ा दिया। डॉक्टर दस्तूर इमरजेंसी के मुख्य द्वार पर ही खड़ा था जबकि एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। तब तक वो हौलनाक टेलीफोन कॉल आए 1 घंटा हो चुका था और कथित एक्सीडेंट केस किसी भी क्षण वहां अपेक्षित था। उस दौरान वो भीतर ही भीतर नरकीय यातना भुगत रहा था। कई बार उसके मन में आया था कि वो पुलिस को खबर कर दे, लेकिन जब उसे वहसी दरिंदों के हाथ में फंसी अपनी फूल सी बच्ची और उसकी ममतामयी माँ का ख्याल आता था तो जबरन उसे पुलिस को खबर करने का ख्याल अपने जहन से धकेल देना पड़ता था। टैक्सी में से एक बूढ़ा आदमी और एक खूबसूरत नौजवान लड़की बाहर निकली। जरूर वही था फर्जी एक्सीडेंटल केस। उन पर निगाह पड़ते ही डॉक्टर दस्तूर मन ही मन बोला, साहब, बूढ़ा बोला, भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, आदमी मर रहा है, जल्दी कुछ करवाइए। दस्तूर ने इमरजेंसी के रिसेप्शन पर बैठे युवक को आदेश दिया, ये केस मैं खुद अटेंड करूंगा, जल्दी करो। यस सर, युवक बोला। आनन फानन टैक्सी के भीतर पड़े खून से लथपथ श्याम डोंगरे को स्ट्रेचर पर और स्ट्रेचर से भीतर इमरजेंसी कक्ष में पहुंचाया गया। उस काम के लिए डोंगरे दर्जनों आदमी मुहैया कर सकता था, लेकिन इकबाल सिंह की धमकी की तलवार यूं उसके सिर पर लटक रही थी कि उसने उसे खुद ही अंजाम देने का फैसला किया था। दस्तूर को खुद केस हैंडल करता पाकर ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर डॉक्टर और दस्तूर की पसंदीदा नर्स शीला वहां पहुंच गई। आप बाहर जाकर और केस देखिए, डॉक्टर दस्तूर जूनियर डॉक्टर से बोला। मेरे लिए शीला की मदद काफ़ी होगी। यस सर, जूनियर डॉक्टर दस्तूर के फैसले पर तनिक हैरान होता हुआ बोला। जूनियर डॉक्टर वहां से चला गया तो डॉक्टर दस्तूर शीला से बोला, तुम जरा मेरे ऑफिस में जाकर मेरा ब्रीफकेस उठा लाओ। सर, शीला बोली, मैं किसी ऑर्डरली को नहीं, खुद जाओ, दस्तूर सख्ती से बोला। ऑर्डरली ऑफिस में छेड़खानी करेगा। यस सर। नर्स वहां से विदा हुई
तो डॉक्टर दस्तूर ने दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। उसका ऑफिस अस्पताल की 5वीं मंजिल पर इंटेंसिव केयर यूनिट के पहलू में था। डोंगरे उठकर बैठ गया। उठो नहीं बेवकूफ़, डॉक्टर दस्तूर सांप की तरह फुफकारा। शीशे से दिखाई देता है। डोंगरे फिर लेट गया। फिर डॉक्टर उसके चेहरे पर फैला खून पहुँचने लगा। मेरी फैमिली किस हाल में है? डॉक्टर धीरे से बोला। एकदम चौकस हाल में है, डोंगरे बोला। तुम्हें कैसे मालूम? आपको फ़ोन मैंने किया था। आपकी बेटी और बीवी मेरे आदमियों की देखरेख में हैं, जो कि मेरे हुक्म के बिना कोई कदम नहीं उठा सकते। डॉक्टर उसके सिर पर पट्टी लपेटने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डॉक्टर पट्टी लपेटता रहा। कुछ क्षण बाद फिर दस्तक हुई। आंखें बंद कर लो, डॉक्टर दस्तूर बोला, और बेहोश दिखाई देने की कोशिश करो। डोंगरे ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सर, शीला बोली, ब्रीफकेस ऑफिस में तो नहीं है? मैंने अलमारी में बंद कर दिया होगा, डॉक्टर दस्तूर बोला। ये पेशेंट बहुत खस्ता हालत में है। खोपड़ी पर गहरी चोट लगी है। मैंने जख्म सी दिया है, लेकिन पेशेंट के दिमाग पर असर हो गया मालूम होता है। ये इंटेंसिव केयर के काबिल केस है। इसे ऑक्सीजन अभी लगा दो और इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंचाने का इंतज़ाम करो। यस सर। डॉक्टर दस्तूर की देखरेख में स्ट्रेचर ट्रॉली पर पड़ा डोंगरे 5वीं मंजिल पर ले जाया गया। वहाँ गलियारे में आधी दर्जन पुलिसिये मौजूद थे। उनमें खुद थानाध्यक्ष पटवर्धन भी था। पटवर्धन ने आदतन संदिग्ध भाव से अस्पताली लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे स्ट्रेचर को देखा। एक आर्डरली स्ट्रेचर धकेल रहा था। दूसरा ऑक्सीजन के सिलेंडर का पहिया वाला स्टैंड ट्रॉली के साथ साथ ठेल रहा था। नर्स अपने कंधों से ऊंची की ड्रिप की बोतल थामे थी और गंभीरता की प्रतिमूर्ति बना डॉक्टर दस्तूर उनके साथ चल रहा था। पटवर्धन को अस्पताल की रोज़मर्रा की जिंदगी का वो एक सहज स्वाभाविक दृश्य लगा। ऊपर से लाव लश्कर में वो डॉक्टर दस्तूर था, इंटेंसिव केयर यूनिट के इंचार्ज के तौर पर, जिसका परिचय वो पहले ही प्राप्त कर चुका था। नर्स शीला को भी वो बखूबी जानता था। उसने दरवाजे पर तैनात हवलदार को संकेत किया। हवलदार ने दरवाज़ा खोला। स्ट्रेचर के साथ सब लोग भीतर दाखिल हुए तो पटवर्धन ने उनके साथ भीतर कदम रखा। आखिर कमिश्नर साहब की खास हिदायत थी कि किसी को भी अकेले भीतर न जाने दिया जाए। वो 10 बेड वाला यूनिट था, जहाँ की उस वक्त केवल 2 बेड खाली थे। भीतर बेडों की 5-5 की 2 कतारों के बीच में कुर्सी मेज लगाए एक नर्स बैठी थी। वहाँ की ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर बाहर गलियारे के सिरे पर मौजूद ड्यूटी रूम में बैठता था। पूरी सावधानी के साथ डोंगरे को एक खाली बेड पर स्थानांतरित कर दिया गया। फिर सब लोग वहाँ से विदा हो गए। इंटेंसिव केयर यूनिट का दरवाज़ा पूर्ववत बाहर से बंद हो गया। उसकी 8 खिड़कियाँ पहले ही मजबूती से भीतर से बंद थी, लेकिन पुलिस के भरपूर इंतजाम के बावजूद सिहान का कातिल उससे 2 ही बेड पर डोंगरे की सूरत में वहां मौजूद था। पुलिस सुरक्षा चक्र में छेद हो चुका था। जामवन डोप एडिक्ट था। हेरोइन और स्मैक के नामुराद नशों ने उसकी मुकम्मल जिंदगी का खाना खराब कर दिया था, लेकिन वो फिर भी डोप एडिक्ट था। वो कॉलेज ग्रेजुएट था। पूना के इज्जतदार मराठा परिवार का कुलदीपक था। एक पढ़ी लिखी सुंदर सुशील बीवी का पति था, लेकिन डोप एडिक्ट था। बुरी सोहबत ने उसका जीवन नर्क बना दिया था। मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते थे, इसलिए 2 सदस्यों का उनका परिवार बड़े सुख से रहता था। फिर स्मैक के नशे ने जामवन राव की जिंदगी में कदम रखा तो पारिवारिक सुख शांति उनके स्वर्ग समान घर से रुखसत हो गई। पहले उसकी नौकरी छूटी। वो प्रीमियर वॉल्ट सर्विस में असिस्टेंट की नौकरी करता था और 2500 रुपये तनख्वाह पाता था। अपनी काबिलियत की वजह से अपनी पिछली नौकरी से 2 गुना तनख्वाह की वो नौकरी उसे मिली थी, और अपनी स्मैक की आदत की वजह से वो नौकरी उससे छिनी थी। वॉल्ट का मैनेजर भोंसले उसे पिछली नौकरी से ही जानता था, उस पर मेहरबान था। उसी ने उसे वो नौकरी दिलाई थी, और फिर वही पहला शख्स था जिसे जामवन राव पर डोप एडिक्ट होने का शक हुआ था। तब कोई 6 महीने पहले उसे पहली वार्निंग मिली थी। तभी पहली बार उसके मन में वॉल्ट लूटने की वर्तमान योजना का प्रमुख आधार बना था। वॉल्ट में उसका काम नए ग्राहकों को लॉकर अलॉट करना था, इसलिए जो लॉकर खाली था उनकी ग्राहक वाली चाबियां भी उसी के अधिकार में होती थी। पहली वार्निंग के बाद ये शैतानी ख्याल उसके जहन में आया था कि लॉकर की चाबी ग्राहक के हवाले होने से पहले ही अगर ये उसकी डुप्लीकेट चाबी तैयार कर लेता तो बाद में वो कभी भी मौका हाथ लगने पर चुपचाप ग्राहक का लॉकर खोल सकता था, क्योंकि लॉकरों की मास्टर की तो पहले से ही उसकी कस्टडी में रहती थी। उस वक्त तक वॉल्ट में भी 100 से ऊपर लॉकर उपलब्ध थे। आइंदा 3 महीनों में उसने मास्टर की और 60 लॉकरों की चाबियों की डुप्लीकेट तैयार करवा ली। उन 3 महीनों में वे 60 के 60 लॉकर ग्राहकों को अलॉट भी हो गए। डुप्लीकेट चाबी 2-3 रुपये में होने वाला काम था, लेकिन उसे चाबियों के लिए 100 रुपये की फीस भरनी पड़ी। चाबी बनाने वाला कारीगर पहली चाबी की शक्ल देखते ही भांप गया था कि चाबी किसी लॉकर की थी, और किसी शरारती काम की नीयत से
बनवाई जा रही थी। बहरहाल हर चाबी ऐसी बनी थी कि असली और नकली में फ़र्क करना मुहाल था। इसी प्रकार उसने वॉल्ट के प्रवेश द्वार की कोई फुट लंबी 2 चाबियां की डुप्लीकेट भी तैयार करवा ली। वो काम मुश्किल था क्योंकि उन चाबियों में से एक खुद मैनेजर के पास रहती थी, लेकिन किसी प्रकार वो पहली चाबी का वैक्स इंप्रेशन और फिर उससे डुप्लीकेट चाबी बनवाने में कामयाब हो गया था। वॉल्ट की सीढ़ियों के दहाने पर लगे दरवाजे की चाबी बनवाना निहायत मामूली काम साबित हुआ था। फिर जब वो कोई एक आध लॉकर खोलकर भीतर हाथ साफ करने की तैयारी कर ही रहा था तो उसे नौकरी से जवाब मिल गया था। उसने मैनेजर की नशा छोड़ने की बाबत वार्निंग की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। नतीजतन ऐसे नशों के सख्त खिलाफ मैनेजर ने उसकी नौकरी से बर्खास्तगी की ऊपर सिफारिश की थी, जो कि मैनेजमेंट ने कबूल कर ली थी। तो दोस्तों, ये था चेहरे पे चेहरा नॉवल का चौथा पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।